मैं इतना दूर आ चुका हूं, इतनों को पीछे छोड़ दिया और अभी तक मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। उसके भीतर एक गहरी पछतावा उमड़ आया। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसकी उंगलियों ने तलवार की मूठ को कसकर जकड़ लिया। मैं हार नहीं सकता। मैं हारूंगा नहीं। जैसे ही हिंसू की तलवार अपने आखिरी घुमाव की ओर बढ़ी, अल्फा की इच्छा शक्ति फिर से भड़क उठी। मुझे जीवित रहना है। तभी अल्फा के हाथ में मौजूद चीज चमकी और उसका आकार बदलने लगा। मैं यहां नहीं मर सकता, उसने दांत पीसते हुए सोचा। जैसे ही कांग हेंसू की तलवार नीचे की ओर काटती हुई आई, वो अल्फा के शरीर से आर पार हो गई। हेंसू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसका प्रहार नहीं लगा था। उसके सामने खड़ा शख्स धुंध की तरह पारदर्शी हो चुका था। उसने अल्फा को जल्दी से स्कैन किया। उसके शरीर के कुछ हिस्से पारदर्शी हो रहे थे। हेंसू ने रक्षात्मक मुद्रा अपनाई, सावधानी से देखते हुए। फिर उसकी आंखें अविश्वास में सिकुड़ गईं। इसमें कोई गलती नहीं थी। अल्फा का पूरा शरीर अब एक चमकदार सिल्वर कवच में ढक गया था। सेलेस्टियल बैटल आर्मर, एक पौराणिक कलाकृति जिसे अविनाशी माना जाता था। ये हर तरह के हथियार को निगल जाता था और हर निगला हुआ हथियार इसे और मजबूत बनाता था। हैंसू ने अपना सिर हल्का सा झुकाया। ये तो मुश्किल हो गया। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान रेंग आई। वेल, अब तो मेरे पास तुम्हें मारने का एक अच्छा कारण है। दोनों फिर भिड़ गए। हैंसू का हर वार तेज, निर्णायक और बिना किसी हिचक के था। वो नीचे झुका, ठंडी हंसी हंसते हुए। जैसा कि उम्मीद थी तुम लड़ने लायक हो। फिर वो ऊपर उछला, हवा में घूमता हुआ और अपनी तलवार को कवच के बीचों बीच दे मारा। खनन! प्रहार का असर जबरदस्त था। कवच के भीतर अल्फा का हाथ बुरी तरह कांपने लगा। कवच सारा नुकसान पूरी तरह सोख नहीं पाया। उसके नसें दर्द से चीख उठी। उसकी आंखें झपकी। वो अब समझ रहा था कि वो कितने बड़े खतरे में है। अपनी ताकत के बावजूद कवच ने उसे अपने भीतर कैद कर लिया था और अभी आर्मरी इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। काश मैं सेलेस्टियल बैटल आर्मर और आर्मरी को एक साथ इस्तेमाल कर पाता तो अब तक इसे कुचल चुका होता। अल्फा ने वार किया, समय को टालने की कोशिश में। लेकिन उसे भी पता था कि हेंसू के सामने टिकना बस समय की बात है। तभी अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। आहा! अल्फा ने बुदबुदाया, उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान उभरी। उसने आर्मरी की गहराइयों में तलाश शुरू की। हथियार अभी भी वहां हैं। मैं इन्हें जादुई हस्तक्षेप की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने सेलेस्टियन आर्मर उतार दिया। इसके स्थान पर आर्मरी फिर से जीवंत हो उठी। लेकिन अगर मैं इन हथियारों को सेलेस्टियल बैटल आर्मर को खिला दूं, फिर क्या? हैंसू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम क्या कर रहे हो? तुम हथियार भी नहीं बना सकते। फिर उसकी नजर उस पर पड़ी जो हो रहा था। उसका चेहरा बदल गया। रुको, ये क्या? हथियार एक के बाद एक काले शून्य से बाहर निकलने लगे, जमीन पर खनकने लगे। हर एक को सिल्वर कवच ने तुरंत सोख लिया, जैसे ईंधन की तरह। कवच ऊर्जा से धड़कने लगा। इसकी आभा और घनी और दबावपूर्ण हो गई। अल्फा सीधा खड़ा हुआ, इस परिवर्तन से ऊर्जावान। वो अब समझ आया ना, बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी बाहें फैलाईं। लेट मी शो यू माई ट्रू पावर। अचानक अल्फा का शरीर बदलने लगा। कवच, जो कभी उसकी हर आज्ञा मानता था, अब उसके खिलाफ हो गया। इसकी सतह पर दरारें पड़ने लगी। एक अजीब ऊर्जा बाहर की ओर धड़क रही थी। नहीं, ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है। सेलेस्टियल बैटल आर्मर एक साथ इतने सारे हथियारों से ओवरफीड होने की वजह से टूट रहा था। और भी बुरा, ये अब उसे भी निगलने लगा था। उसकी आंखें घबराहट में फैल गईं। ये मुझे हथियारों के साथ निगल रहा है। डैम इट, मैं ये नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन फिर वो डर, वो घबराहट सब एक पल में गायब हो गई। अल्फा के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। उसकी नजर कांग हेंसू पर पड़ी, जिसका चेहरा अब समझ से परे था, जैसा उसे पसंद था। देखो वो कंफ्यूज फेस, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सचमुच अल्फा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तो उसने आखिरी रास्ता चुना। उसने अपना हाथ बढ़ाया। तो फिर क्यों ना तुम इसे ले लो। एक पल में कवच अल्फा से निकलकर कांग हैंसू के चारों ओर लपेट गया। हैंसू का शरीर तुरंत उसमें कैद हो गया। अल्फा ने हांफते हुए हंसी छोड़ी। हाँ, यही तो। तुम्हें ये चाहिए था ना? उसकी मुस्कान और विकृत हो गई, आवाज ताने से भरी हुई। देखते हैं कि तुम इसका बैकलैश हैंडल कर पाते हो या नहीं। कांग हैंसू ने दांत पीस लिए, उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था। फिर कांपते हाथों से उसने अपनी तलवार उठाई। अगर ऐसा है तो मैं सेलेस्टियल बैटल आर्मर का कंट्रोल अपने पास ट्रांसफर कर लूंगा। उसकी आंखें गुस्से से खुल गईं। उसने अपने ही मांस में दांत गड़ा दिए। आह! अल्फा हंसा, गर्व और विजय से भरा हुआ। बेकार। कंट्रोल ट्रांसफर की संभावना है 1 में से 10। हर शब्द के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया। नॉर्मली तो यह असंभव ही है, लेकिन इस कवच ने पूरी आर्मरी को निगल लिया है। ये इनहेरिटेंस ट्रायल अब 100 गुना मुश्किल है। फिर भी जैसे ही वो हैंसू को ताने मार रहा था, अल्फा के दिमाग में हिचकिचाहट कौंधी। रुको, वो अभी तक मरा क्यों नहीं? मैंने सोचा था कवच उसे तुरंत निगल लेगा। फिर भी वो टिक रहा है। अल्फा ने कांग हैंसू को तड़पते हुए देखा, जो कवच के साथ एक क्रूर खींचतान में फंसा हुआ था। फिर वो खुद में मुस्कुराया।
ठीक है, भले ही वो थोड़ा और जिए, कवच उसके मरने के बाद तुरंत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, उसने बुदबुदाया, पीठ फेरते हुए। जब तुम मर जाओगे मैं वापस आऊंगा जो बचेगा उसे लेने। उसके पीछे कांग हेंसू की नजर धुंधली हो रही थी। दर्द असहनीय था, लगभग बर्दाश्त से बाहर। उसका शरीर डगमगाया। ये दबाव, इसलिए उसने कंट्रोल छोड़ दिया। ये बहुत खतरनाक है। उसके घुटने लड़खड़ाए और वो ढह गया। एक गलती और मैं मर जाऊंगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर मैं ड्रैगन ऑरा को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। लेकिन ये मुझे मार भी सकता है। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया। हिचकिचाने का समय नहीं। एक तीखी स्मिट के साथ हैंसू ने ड्रैगन ऑरा को उसकी पूरी ताकत के साथ सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से एक चमकदार, अंधा कर देने वाली रोशनी फूटी। उसकी आंखें गुस्से और निश्चय से खुल गईं जब उसने खुद को जबरदस्ती खड़ा किया। अपनी आखिरी ताकत के साथ हैंसू ने एक दहाड़ मारी और कवच को भीतर से तोड़ डाला। मेटल के टुकड़े हर दिशा में फट पड़े। उसका शरीर फिर से ढह गया। वो चक्कर खाकर मुश्किल से होश में था। अब हर हलचल में भारी मेहनत लग रही थी। एक हाथ उठाना भी पहाड़ हिलाने जैसा था। तभी अचानक उसने खांसा और उसके होठों से खून बहने लगा। उसने अपने कांपते हाथ को देखा, जो लाल रंग से सना था। ये बहुत करीब था। हेंसू को एक कठोर और डरावनी बात समझ आई। ड्रैगन ऑरा को उसकी आखिरी सीमा तक ले जाना मेरी शारीरिक क्षमता से कहीं ज्यादा था। उस ताकत के बस कुछ सेकंड ने मुझ पर एक भयानक बोझ डाल दिया। मैं अभी भी इसे पूरी तरह मास्टर करने से बहुत दूर हूं। कोई घमंडी मुस्कान नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, बल्कि पूर्ण उपहास। अपने सिर को पकड़ते हुए एल्फा ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बेतुका मजाक सुना हो। उसने हेंसू को पूर्ण तिरस्कार के साथ देखा। तुम्हें सचमुच अपनी औकात नहीं पता। तुम जैसे दयनीय कीड़े को लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। हेंसू ने कुछ नहीं कहा, अपनी चुप्पी को ही जवाब बनने दिया। अल्फा ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। उसके हथेली से शक्ति का एक उछाल आया। तुम मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ते। उसके हाथ में चमकते आकार बनने लगे, ज्यामितीय पैटर्न, मुड़ते और घूमते हुए, जब तक वे एक तलवार में नहीं बदल गए। फिर अल्फा ने उसे पास में तैर रही एक लाल गोले में घुसेड़ दिया। हेंसू को इसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ ही सेकंड में अल्फा ने एक ब्लैक होल बना दिया, एक घूमता हुआ शून्य, हवा में तैरता हुआ। हेंसू के जबड़े से पसीना टपक रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो चीज, उसमें लाखों सैनिकों को हथियार देने लायक हथियार हो सकते हैं, एक पूरा शस्त्रागार। और जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, अल्फा की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कहां खड़ा हूं। उस घूमते ब्लैक होल से चमकते हर एक गोले उभरने लगे। जितना चाहे संघर्ष कर दयनीय कीड़े, उसने तिरस्कार के साथ कहा। वे तूफान की तरह बरसे, नहीं, एक बैराज की तरह। उनका निशाना कांग हेंसू का सिर। हरे गोले आसमान में झेड़ की ओलावृष्टि की तरह तेजी से चले। हेंसू के पीछे रक्षात्मक जादुई सरण्या टिमटिमा के सामने आईं, टकराव के लिए तैयार। दोनों ताकतें आमने सामने भिड़ीं और एक गड़गड़ाहट भरा विस्फोट युद्ध के मैदान को हिला गया। अल्फा ने मुस्कुराया। उसकी आवाज में उत्साह की एक झलक थी। 7 पवित्र गोले, एक जनरल के लिए काफी उपयुक्त हथियार नहीं? गोले एक पल के लिए स्थिर हो गए, खतरनाक रूप से धड़कते हुए। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो? अचानक वे घातक सुंदरता के साथ घूमने लगे और फिर हेंसू की ओर तेजी से बढ़े। उसने ऊपर देखा। सही समय पर उसने अपनी मुद्रा बदली और पहली लहर को साफ तौर पर रोकते हुए तलवार चलाई। गोले बिखर गए, अब आधे आधे हो चुके थे। हेंसू ने चुपचाप विश्लेषण किया। इनका व्यक्तिगत रूप से कोई दम नहीं, जैसे एकाद्रन अवशेषों के कमजोर वर्जन जो साधारण सैनिक लेते हैं। फिर भी वो पूरी तरह सतर्क रहा, क्योंकि टूटे हुए गोले नीचे नहीं रहे, वे हवा में फिर से इकट्ठा हुए और फिर से हमला बोल दिया। इस तूफान के बीच में फंसे हेंसू हवा में ऊंचा उछला। उसने ऊपर की एक मजबूत शाखा पकड़ी। इनकी संख्या जबरदस्त है। अगर ये लाखों सैनिकों को लैस करने के लिए हैं, तो ये शस्त्रागार एक नकली होना चाहिए। एक बार फिर गोले हवा में मुड़ गए। अपने रास्तों को फिर से समायोजित करते हुए उस पर निशाना साधा। वो फिर से उछला, लेकिन वो जहां भी गया वे अथक पीछा करते रहे। फिर अचानक वो हवा में घूमा। एक व्यापक कट के साथ उसने उसके सामने आ रहे प्रमुख गोलों को काट डाला। उसका हाथ आगे बढ़ा और उसने हवा से एक गोला पकड़ लिया। तो मैं भी नकली हथियारों का इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना? उसके हाथ में एक हरा तलवार आकार लेने लगा। उसने इसे ऊंचा उठाया। तो मैं आग से लड़ूंगा। अल्फा के 7 पवित्र गोले एक संरचना में चीखते हुए उसकी ओर आए। हेंसू अडिक्स खड़ा रहा। उसका नया हथियार ऊर्जा से धड़क रहा था। उसने एक और गोला पकड़ा और उसी पल बाकी रुक गए। अल्फा का चेहरा बदल गया। आंखें चौड़ी। क्या? वे अविश्वास में चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं 7 पवित्र गोलों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। उसके हाथ में हथियार हिंसक रूप से कांपने लगा।
उसका चेहरा निराशा में मुड़ गया। कमबख्त शस्त्रागार ठीक से काम नहीं कर रहा। जो माना मुझे 7 गोलों में डालना चाहिए था, वो अपने आप बिखर रहा है। एल्फा ने उसकी ओर देखा, आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हेंसू खड़ा था, एक कटा हुआ पवित्र गोला स्तंभ भी उसके हाथ में था। तुम जादुई कोड समझते हो? वो अड़ेगा के बढ़ता रहा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। फिर बिना हिचकिचाए उसने अपनी तलवार चलाई, बाकी गोलों को ठंडी सटीकता के साथ काटते हुए। उसका पूरा रवैया तिरस्कार बिखेर रहा था। मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। एक पल के लिए उसकी आंखों में यादों की एक झलक चमकी, जिसमें कुछ हद तक उदासीनता थी। फिर वो हंसा। फिर भी मुझे मानना होगा कि मैं हैरान हूं। एक नकली होने के बावजूद तुमने एक पूरा शस्त्रागार बुला लिया। गोले बिखर गए। उनके आसपास रत्नों की तरह बिखरते हुए जमीन पर धप से गिरे। लेकिन कोई हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उतना ही अच्छा है जितना उसे चलाने वाला। हेंसू ने सपाट लहजे में कहा। एल्फा ने कुछ नहीं कहा। कोई जवाब नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, बस चुप्पी। हेंसू ऊंचा उछला, दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़कर। वो आखिरी प्रहार करने की तैयारी में था। बस इतना ही है तुम्हारे पास? उसकी नजरें एक तलवार की तरह तेज हो गईं, घातक और अड़िग। एल्फा अब भी अपने शस्त्रागार की खराबी से उभर रहा था, दबाव में लड़खड़ाया। और एक पल में हेंसू की तलवार उसके सिर के ऊपर थी। एल्फा की घमंडी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, आंखें चिंता से भरी थीं। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था, उसकी जगह सावधानी ने ले ली थी। तो ऐसे में इसे खत्म करते हैं, हेंसू ने ठंडे लहजे में फुसफुसाया। हेंसू ऊंचा उछला, उसकी तलवार की चमक आगे बढ़ी, हवा को चीरती हुई। बस इतना ही है तुम्हारे पास? उसने कहा, उसकी आवाज स्टील की तरह थी। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थीं, जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए था। इसके विपरीत एल्फा लड़खड़ा रहा था। अब उसकी आंखों में स्पष्ट हिचकिचाहट थी। पलक झपकते ही हेंसू की तलवार उसके सिर के ठीक ऊपर थी। एल्फा की भौहें सिकुड़ गईं। उसका एक बार घमंडी चेहरा अब सावधानी से तनावग्रस्त था। उसके हाथ में गोला और तलवार जादुई ऊर्जा के साथ हिंसक रूप से चमकने लगे। मर जाओ! हेंसू ने बगल में देखा, उसके पैरों की चाल एक धुंध की तरह थी। अगले ही पल वो एल्फा के सामने था। एक तेज और क्रूर गति से हेंसू ने अपनी कोहनी सीधे एल्फा की पसलियों में मारी। इस भल ने एल्फा की मुद्रा तोड़ दी। वो लड़खड़ाया, उस जगह को पकड़ते हुए। उसे संभलने का समय नहीं मिला। हेंसू की तलवार ने उसकी गर्दन को कागज की तरह काट दिया। जहां तलवार गुजरी वहां खून बहने लगा। वो हाँफने लगा, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं। उसकी आंखें मुश्किल से हेंसू की गति को देख पा रही थीं। तुम अभी भी बहुत नरम हो, हेंसू ने ठंडे लहजे में कहा। एल्फा पीछे हटा, उनके बीच दूरी बनाने की कोशिश में। हेंसू ने एक हाथ उठाया, पवित्र गोले फिर से प्रकट हो गए। तुम बच नहीं सकते। गोले तोप के गोलों की तरह आगे बढ़े, उनके पीछे घातक रोशनी छोड़ते हुए। प्रत्येक टक्कर के साथ जमीन में विस्फोट हो रहा था। एल्फा जितना ही बचने की कोशिश करता, वो सबको नहीं टाल सकता था। एक गोला उसकी टांग को छू गया, संपर्क में विस्फोट हो गया। वो दर्द से चीखा, लड़खड़ाया। उसके पास का पवित्र पत्थर उसकी पकड़ से फिसल के उसके पीछे जमीन पर लुढ़क गया। कमबख्त! उसने दर्द को दबाते हुए कहा, लेकिन फिर वो जम गया। चोटिल होने के बावजूद उसके विचार दौड़ रहे थे। उसका जादुई कंट्रोल ये बेटुका है। एल्फा ने ऊपर हाथ उठाया, अपनी गर्दन पर कट को छूते हुए। वो इन गोलों को बिना कोशिश के पूरी तरह नियंत्रित कर रहा है। यहां तक कि पवित्र पत्थर के एक टुकड़े के साथ इस तरह का कंट्रोल समझ में नहीं आता। एल्फा ने सामने खड़े इंसान को घूरा। पवित्र गोले हेंसू के आसपास आज्ञाकारी कुत्तों की तरह शांति से तैर रहे थे, उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में। एल्फा ने अपने जबड़े भींच लिए। उसे अब समझ में आ गया था। अब यह स्पष्ट था कि वो ऐसे चलता है जैसे उसने दशकों से जादू का प्रशिक्षण लिया हो। जादू में भी हेंसू ने उसे पीछे छोड़ दिया था। उनके बीच का अंतर छोटा नहीं था, वो विशाल था। और फिर हेंसू फिर से हिला। एल्फा के जवाब देने से पहले ही हेंसू वहां पहुंच गया था, बिजली की तरह दूरी को खत्म करते हुए। एल्फा के घुटने कांपने लगे, उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। वो मुझे मार सकता है, अभी, आसानी से। उसकी टांगें जम गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो हिल नहीं सकता। वो बस वहां खड़ा था, हेंसू को देखते हुए लकवाग्रस्त। क्या मैं इस तरह मरने वाला हूं? हेंसू की ठंडी आंखों में एल्फा ने कोई हिचकिचाहट नहीं देखी, बस दृढ़ता। एल्फा की लाल पुतलियां उस व्यक्ति की परछाई प्रतिबिंबित कर रही थीं। उसके विचार भंवर में डूब गए। आखिरकार कांग हेंसू ने अपना फैसला ले लिया। मैं इसे अभी के लिए सील कर दूंगा।
उसका शरीर अब कुछ हद तक स्थिर हो चुका था। सबसे तीव्र दर्द अब धीरे धीरे कम हो रहा था। हो गया, उसने बुदबुदाया। उसने उस दिशा की ओर मुड़ा जिधर अल्फा भाग गया था। लगता है वो भाग निकला। फिर उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जो पीछे छूट गया था। उसने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके भागा होगा, वरना वो इसे यहाँ नहीं छोड़ता। उसने अपना हाथ बढ़ाया। सेलेस्टियल बैटल आर्मर। एक पल में कवच के टुकड़े उसके चारों ओर बनने लगे, एक एक करके जुड़ते हुए। वे आसानी से अपनी जगह पर लॉक हो गए, उसके शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए। हेंसू इसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया। ये मेरी हरकतों के साथ परफेक्टली तालमेल बिठाता है, मुझे पसंद है। जैसे ही वो चला, उसने कवच के इंटरफेस में तलाश शुरू की। हथियारों को निगलने के अलावा इसमें और भी फंक्शंस होने चाहिए, और वाकई में थे। कवच उन हथियारों के प्रकार के हिसाब से ढल जाता था जिन्हें उसने निगला था, और उसी तरह के खतरों के खिलाफ अपनी रक्षात्मक क्षमता को बढ़ा लेता था। हेंसू ने और करीब से देखा। इसने रेड इवोल्यूशन को पूरा कर लिया है। शायद इसलिए क्योंकि अल्फा ने इसे पूरी आर्मरी खिला दी थी। इसके साथ इसे कुछ समय तक और सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं और सोफिया की आवाज शांत माहौल में गूंजी। कोई और मॉन्स्टर दिखाई देने के संकेत नहीं है। मिकिल ने भौएं सिकुड़ी। तो फिर कांग हिंसू कहाँ चला गया? सोफिया ने जवाब दिया। मैंने उसे पहले जल्दी में जाते हुए देखा था, लेकिन अचानक इलाके में कदमों की आवाज गूंजी। एक ताने भरी आवाज इसके पीछे आई। उसने तुम सबको छोड़ दिया है ना? ये लियू होंग था। इतना कहकर कि हमें साथ रहना चाहिए, ऐसा कौन सा लीडर है जो ऐसे गायब हो जाता है? मिकिल ने इस ताने को नजरअंदाज किया। बहरहाल, बीकन अभी भी हम पर लॉक है ना? ल्यू होंग ने तिरस्कार भरा स्वर निकाला, टच, जैसे कि हमारे पास कोई चॉइस थी। दूसरों को चुप देखकर उसने और जोर दिया। अगर वो हमें उस जहरीले झील में नहीं घसीटते तो हम अब तक भाग चुके होते। बीकन शुरू से ही बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था, है ना? बस बोल दो। और आखिर कांग हेंसू गया कहाँ है? जैसे ही वो अपनी भड़ास निकाल रहा था, अचानक एक मौजूदगी उसके पीछे उभरी। कांग हेंसू चुपके से ठीक लियू होंग के पीछे खड़ा हो गया था। कुछ भांपते हुए लियू होंग पलटा और डर के मारे लगभग उछल पड़ा। आह आह, तुम कब लौटे? कांग हेंसू का चेहरा भावशून्य रहा। मैं ओरिजिनल बॉडी को खत्म करने गया था। मिकिल ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। रुको, तो तुमने उसे हरा दिया? हेंसू चलता रहा। नहीं, वो मैं नहीं था। मिकिल ने भौएं सुकोड़ी। तो फिर कौन? लेकिन हेंसू ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बस कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम सबको सतह तक ले जाऊंगा। फिर वो अचानक रुका, जैसे कुछ याद आ गया हो। यहाँ। वो मुड़ा, उसकी आवाज ठंडी और तीखी थी। तुम चाहो तो मुझे इग्नोर कर सकते हो। मैंने पहले किसी को ऑर्डर नहीं दिया, तो मुझे दोहराने के लिए मजबूर मत करो। ल्यू होंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने शब्द निगलते हुए, टच। जैसे ही वो मुड़ा, उसने मिकिल को उसे घूरते हुए पकड़ा। ल्यू होंग ने संदेह भरी नजरों से देखा। फिर मिकिल ने बेपरवाही से ल्यू होंग की पहले की घबराई हुई प्रतिक्रिया को दोहराया, जिसमें अतिशयोक्ति सबटाइटल्स भी थे। ब्रो, ये बंदा कब वापस आ गया? ल्यू होंग का चेहरा लाल हो गया। ये हरामी। जब वे दोनों आपस में टकरा रहे थे, हेंसू आगे बढ़ा, अपने विचारों में खोया हुआ। ओरिजिनल बॉडी नष्ट हो चुकी है और मुझे डिवाइन कोर का एक टुकड़ा मिल गया है, लेकिन फिर भी कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। वो रेप्लिका किंग की पूरी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अगर ये सच है तो चीजें और भी बदतर होने वाली हैं। और उसे एक आभास था, शायद ये सीधा फूल की ओर जा रहा है। कहीं और अल्फा ने एक विजयी हंसी छोड़ी। आखिरकार सेलेस्टियल बैटल आर्मर को बलिदान करना वर्थ था। अब मैं किंग की पूरी अथॉरिटी का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया। उसने दांत भींचे और गुर्राया। तो फिर सब कुछ देने के बाद भी ओरिजिनल बॉडी अभी भी सो क्यों रही है? वो एक पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर गंभीरता से सिर हिलाया, सच्चाई को स्वीकार करते हुए।